सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बाबर के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। बाबर बहुत ही मशहूर शासक भारत की में मुस्लिम राज व्यवस्था के इतिहास की अगर बात करें तो पार्ट 2 ये शुरू करता है। मतलब दिल्ली सल्तनत पहले शुरू हो जाता है, उसके बाद मुगल कहलाता है। तो मुगल वंश का ये संस्थापक कहलाता है। इसका जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और फरगना में इसका जन्म हुआ था। पिता के पक्ष से ये 5वें नंबर पर था, यानी तैमूर की तरफ से 5वें नंबर का था और मातृ पक्ष के नंबर से ये 14वें नंबर पर आता है। यानी चंगेज खान और तैमूर दोनों के परिवारों का रक्त इसके धमनियों में तैर रहा था। इससे भी क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये योद्धाओं के खानदान से जुड़ा हुआ था। इसीलिए इतिहास में एक कहावत बहुत मशहूर है कि कुछ बातें खून में होती, नून में नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट होते कि खानदानी तौर पर ही ये एक समृद्ध विरासत लेकर आया था। तो ऐसे दौर में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत उथल पुथल का था। 1483 ईस्वी में फरवरी के महीने में इसका जन्म हुआ था। 14 फरवरी इसका डेट है। मतलब वैलेंटाइन डे जैसे है उसी दिन आप बाबर को भी याद कर दीजिए कि 14 फरवरी के दिन बाबर का भी जन्म हुआ था। वैलेंटाइन डे तो सबको याद रहता है। और असल में वैलेंटाइन डे मनाने का उद्देश्य क्या था वो बहुत कम याद है। वैलेंटाइन एक संत का नाम है और मानवता के सेवा के लिए उन्होंने 14 फरवरी का ये दिन निश्चित किया था और उसमें पूरे समाज को, पूरे देश को प्रेम से जीतने की बात कर रहे थे। यानी प्रेम के द्वारा लोगों को पूरे समाज को एकजुट करने का बात वहाँ किए थे। लेकिन यहाँ कुछ और प्रेम को जोड़ा गया है। तो 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। इसके बाद 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। तो मात्र 12 साल की अवस्था में ही गद्दी पर बैठ चुका था। तो ऐसे दौर में स्थितियाँ बहुत खराब थी, क्योंकि इतने कम समय में कोई व्यक्ति सिंहासन पर काबिज होता है तो एक अनुभव नहीं रहता उसके अंदर। अकबर के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि अकबर का जन्म भी 1542 में हुआ था और 1556 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था। तो वो भी मिला जुला के 14 साल का ही था। तो एक जो अनुभव होता है उसकी कमी झलक रही थी। तो ऐसे दौर में इसके परिवार में भी लगातार विद्रोह चल रहे थे कि गद्दी पर कौन काबिज होगा। तो यहाँ बाबर के इतिहास को एक क्रम से हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक जीवन है, यानी बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान मतलब फरगना में हुआ था। ठीक। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था और उसकी माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। ठीक है, यानी पितृपक्ष की तरफ से ये बाबर क्या था, तैमूर का 5वां वंशज था। ये तैमूर की बात यहाँ हो रही है, देख ली। बहुत ही महान विजेता जन्मजात माना जाता है तैमूर, और एक टांग युद्ध में इसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसीलिए इसको लंग कहा गया, मतलब लंगड़ा हो गया था। पूरे मध्य एशिया को रौंद डाला था। ये इसकी वीरता कारनामे थे। और मंगोल जहाँ पर हमला करते थे वहाँ पर जमीन के बराबर कर देते थे किलों को। कुत्ता, सांप, बिल्ली, छछुंदर सब कुछ खा जाते थे, इंसानों तक के खून पी जाते थे। तो ऐसी बर्बर जाति थी मंगोल, और उसी समुदाय से रिलेटेड हैं। पिता माता के पक्ष की वजह से ये चंगेज खान का 14वां वंशज था। चंगेज खान वही था जिसने इल्तुतमिश के समय में भारत की सीमा पर प्रवेश किया था। और ऐसे दौर में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, यानी राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया, और जलालुद्दीन मंगबरनी को संरक्षण देने से मना कर दिया था। क्योंकि जो इंसान
पूरे मध्य एशिया को रौन रहा था, तो भारत को कतई नहीं छोड़ता। तो ये वही चंगेज खान था। तो इसके 14वां वंश था। अभी यहाँ पर यही बात मैं कर रहा था, बहुत समय से चर्चा का विषय है। आज के इतिहासकार भी इसीलिए इस राजवंश को मुगल वंश नहीं कहते। देखे, पिता के पक्ष से यहाँ तैमूर दिख गया और माता के पक्ष से मंगोल दिखाई देता है। 14वां वंशज था, ठीक है। माता के पक्ष से मंगोल था, मंगोल से ही मुगल माना जाता है। इसीलिए इस राजवंश को आज के इतिहासकार जो तैमूरी कहते हैं वो ज़्यादा सही है, क्योंकि भारत में या जो राज व्यवस्था के इतिहास में ज़्यादातर आप देखिए हर जगह पर समाज क्या रहा है, मातृसत्तात्मक रहा है। वैसे दौर में जो समाज है, वो पितृसत्तात्मक रहा है, मातृसत्तात्मक नहीं था। पिता के नाम से वंशवेदी चलती है, वसीयत चलती है, सारी व्यवस्थाएं उसी पर आधारित है। तो ऐसे दौर में तैमूर की तरफ से ये पिता के पक्ष से था, इसीलिए इस पूरे कालखंड को हम तैमूरी राजवंश के नाम से जानेंगे। मुगल राजवंश कहना सही नहीं है, ठीक है। वीर विजेताओं का रक्त प्रवाहित था इसके धमनियों में, वही बता रहे क्योंकि इतिहास में ये बात है कि इस प्रकार उसके धमनियों में चंगेज खान और तैमूर जैसे वीरों का रक्त हिलोरे मार रहा था, तैर रहा था। और ऐसे दौर में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसने भी लगातार संघर्ष किया। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक छोटी सी जागीर के मालिक थे। एक छोटी सी जागीर उनको मिली थी, उसके वो मालिक बनाए गए थे, ठीक है। 1494 ईस्वी में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, ठीक है। तो 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा था। एक छोटा सा इलाका था, मुझे लगता है बहुत बड़ा इलाका नहीं रहा होगा, मध्य एशिया में पड़ता है फरगना। तो यहाँ पर इसने फरगना के शासक के रूप में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1494 ईस्वी में ये शासक बनता है, ठीक। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयां थी। ज्यादातर एक चीजें काम में रही है कि ज्यादातर शासक जो कम उम्र में गद्दी पर बैठे हैं या जिन्होंने तख्ता पलट किया है, उनके साथ बड़ी कठिनाइयां रही हैं, क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो ऐसे दौर में इसके साथ भी दिक्कत था। तो उसे सबसे अधिक खतरा अपने संबंधियों से था, जिसमें उसके चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद खां प्रमुख थे। देखे, इतिहास में ज्यादातर चीजें प्रचलित है कि सत्ता अधीनस्थों के द्वारा बदली जाती है। जो आपका करीबी रहेगा वही सत्ता हड़पेगा, वही आपका शत्रु भी है, करीबी ही शत्रु ही। तो इसीलिए सावधान रहने की जरूरत रहती है। दोनों ने बाबर के अल्प आयु का लाभ उठाकर फरगना पर 2 बार आक्रमण किया, किंतु बाबर ने दृढ़ता से उनका मुकाबला किया और इस आक्रमण को विफल कर दिया। अंत में वे एक समझौता कर समरकंद वापस चले गए। इस प्रकार बाबर ने बाह्य आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। तत्पश्चात अपनी आंतरिक स्थिति को भी उससे सुदृढ़ किया। मतलब जब ये अल्प आयु में था तो ऐसे दौर में इसके चाचा और मामा दोनों लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से हमला किया, लेकिन वो सफल नहीं रहते। यानी पहले प्रयास में ही वो सफल रहता है कि वो सिंहासन पर रहने लायक है। चले यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम लोग करें। अब बाबर जो था एक महत्वाकांक्षी इंसान था। वो छोटे मोटे साम्राज्यों से, छोटे मोटे इलाकों से संतुष्ट रहने वाला था नहीं। और खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि मैं छोटी मोटी असफलताओं से घबरा कर वापस चले जाने वाला इंसान नहीं हूं, मैं लगातार संघर्ष करूंगा। तो इसी नाते उसका कद बढ़ता है। बाबर का इतिहास पढ़ने से पहले हमें मोहम्मद गोरी का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए।
मोहम्मद गोरी भी मध्य एशिया में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने भारत की तरफ रुख किया था। और बाबर के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मध्य एशिया में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसे दौर में वहाँ शासन सत्ता उसके हाथ में स्थिर नहीं थी और लगातार वो साम्राज्य को प्राप्त करता था, उसको खोता गया। तो ऐसे दौर में उसने भारत की तरफ रुख किया। इसी तरीके से मोहम्मद गोरी ने भी किया। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मोहम्मद गोरी का इतिहास करीब से जानेंगे तब बाबर को भी अच्छे से समझेंगे। गजनवी का इतिहास पढ़ेंगे तो चंगेज खान और तैमूर के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बाद की परिस्थितियों की। तो बाबर का फरगना और समरकंद का निकल जाने के बाद है। तो बाबर महत्वाकांक्षी था। फरगना में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वह तैमूर की राजधानी समरकंद की तरफ बढ़ता है। समरकंद बहुत फेमस स्थान है। उसको जीतना चाहता था, जो उसके चाचा अहमद मिर्जा के अधिकार में था। मतलब उसका जो चाचा था अहमद मिर्जा वहीं पर अधिकार किए हुए था। समरकंद को जीतने के बाबर का दो उद्देश्य था। पहला यह था कि समरकंद फरगना के सीमा के निकट है, यानी फरगना के सीमा पर लगातार हमला होने की वजह से वो एक सुरक्षित जगह होता जहां पर स्थितियों को नियंत्रण किया जाए। देखें, भारत में काबुल, कंधार और गजनी ये तीन वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है जहां से लगातार हमले हुए हैं। यानी पश्चिमोत्तर सीमा में सिंधु नदी को पार करके, जो कश्मीर में आप देख रहे होंगे वो इलाके, पंजाब से भी ज़्यादातर हमले हुए हैं, वहाँ पर भी सिंधु नदी है। तो काबुल, कंधार, गजनी ये वैज्ञानिक सीमा मानी जाती थी और मौर्यों ने अंतिम रूप में उसको सुरक्षित रखा था। इसके बाद कोई उसको उतने अच्छे से सुरक्षित नहीं रख पाया, लेकिन मुगलों ने प्रयास किया था, इसीलिए वो सफल भी रहे और ज़्यादा समय तक शासन भी किए। तो काबुल, कंधार, गजनी की तरह यहाँ पर भी स्थिति सीमाओं का संकट दिखाई दे रहा है। आज भी भारत में सीमाओं का संकट है। बहुत सारे समस्याओं का जड़ सीमाएं ही हैं। पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं, चाइना के साथ जो मुद्दे हैं, वो सीमा के लेकर ही हैं। तो ऐसे दौर में उस इलाके पर काबिज होकर उन स्थितियों से निपटना चाहता था जहां से लगातार हमले हो रहे थे। तो इस पर अधिकार हो जाने से पश्चिम की तरफ फरगना के राज्य की सुरक्षा हो जाती। दूसरा कार्य यह था कि समरकंद 140 वर्षों से तैमूरियों की राजधानी थी। मतलब वंशानुगत तौर पर भी वो ये अधिकार जमाना चाहता था कि ये हमारी राजधानी रही थी, तो इसलिए उस पर काबिज होना उसके लिए जरूरी था। ठीक है। जैसे भारत में जब हमला करते थे विदेशी, तो मुस्लिम काल में यानी तुर्कों के समय में या मध्यकाल की जहां बात करते हैं, तो दो लक्ष्य होते थे। एक लूट का माल अर्जित करना और दूसरा मुख्य उद्देश्य होता था काफिरों का नाश करना, मूर्ति पूजा का नाश करना। तो यही दो लक्ष्य लेकर चलते थे वो, कि उनको हम दंडित करेंगे। तो यहाँ पर अभी इस पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। समरकंद के विषय में स्वयं बाबर ने लिखा था कि मनुष्य के रहने के लायक दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जगह है तो समरकंद है। ये उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। ठीक है। बाबर 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1496 ईस्वी में जो असफल रहा। 1497 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया तथा 7 माह के कठोर घेराबंदी के बाद इसने उस पर अधिकार कर लिया। किंतु समरकंद पर उसका ये विजय अस्थायी नहीं रहा। उसकी स्थितियां स्पष्ट नहीं रही थी, क्योंकि वो उसको प्राप्त भी करता था और खोता भी रहा। तो एक अस्थायी तो नहीं प्रदान कर पाया था कि कुछ समय तक वो काबिज कायदे से रहता। चले यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें हम लोग। लगभग 100 दिनों के बाद उसके अनुपस्थिति के कारण उसके राज्य फरगना में भी विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए बाबर समरकंद से फरगना की ओर आता है। मतलब जहां पर उसका जन्म हुआ था, अंदीजान में जन्म हुआ था, फरगना रियासत का ही प्रांत रहा होगा। और
वहां पर विद्रोह हो गया, तो उसको दबाने के लिए फिर समरकंद से वो फरगना आ जाता है। ठीक है, तो किंतु उसके वहां पहुंचने से पहले फरगना पर विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। जो विद्रोही थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद विद्रोहियों ने बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया तथा राज्य के शेष भाग को उसके मामा महमूद खान ने अधिकार कर लिया। बाबर फरगना से पुनः समरकंद के लिए लौटा, किंतु उज्बेक सरदार शैबानी खान उज्बेक ने उस पर भी अधिकार कर लिया, जिसके बारे में खुद अपनी आत्मकथा में वो लिखता भी है कि मैंने फरगना को पाने के लिए समरकंद को भी खो दिया। ठीक है, तो शैबानी खान उज्बेक का यहाँ पर अधिकार हो जाता है, शैबानी खान नाम है। इस प्रकार बाबर के हाथ से समरकंद और फरगना दोनों निकल गए। स्वयं अपनी आत्मकथा में बाबरनामा उसने लिखा था, ये वही जो मैंने चर्चा किया, जिसमें वो कहता है, ठीक, शैबानी खान उज्बेक है। उज्बेकिस्तान जो आज का प्रांत है, भारत का हिस्सा नहीं है, वो अलग देश है। उसका जो राष्ट्रपिता है वो यही शैबानी खान उज्बेक कहलाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसी ने 1502 ईस्वी के सराय पुल के युद्ध में बाबर को परास्त किया था, और उसी में तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल 1502 ईस्वी के सराय पुल के युद्ध में हुआ था। बाद में उसका इस्तेमाल बाबर ने विभिन्न युद्धों में किया, जैसे पानीपत हो गया, खानमा हो गया, चंदेरी हो गया, घाघरा हो गया, इन सारे युद्धों में किया था। चले हम नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करें। अब बाबर के बारे में मैंने आपको बताया ना कि भाई समरकंद को छोड़कर फरगना जाता है, फरगना पर भी कब्जा हो जाता है, फिर वहां से वापस समरकंद आता है, फिर वहां पर शैबानी खान उज्बेक का कब्जा हो जाता है, यानी उसके हाथ से सारे इलाके निकल गए। अब उसका वो राजनैतिक निर्वाचन शुरू हो जाता है। जैसे 1539 के युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने परास्त कर दिया हुमायूं को। 1540 के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में इसको निर्णायक रूप से हराकर भारत से बाहर ही खदेड़ दिया। तो 15 साल वो भी निर्वासित जीवन जिया था। उसके बाद 1555 ईस्वी के मच्छीवाड़ा का युद्ध और 1555 में ही सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद फिर से पुनः भारत में मुगल राजवंश को सुदृढ़ता प्रदान करता है, यानी वो दूसरा कार्यकाल हुमायूं का शुरू होता है। इसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध से फिर से मुगल साम्राज्य स्थिर होता है। तो उसी तरीके से इसका भी राजनीतिक निर्वासन चल रहा था। स्थितियाँ बहुत खराब थी, इलाके हाथ से निकल चुके थे, तो बंजारों की तरह ये चला जा रहा था। तो ऐसे दौर में अब इसने अपने राजनीतिक सूझबूझ का भी परिचय दिया। अभी हम बात करें इसके, तो राजनीतिक निर्वासन यहाँ चल रहा था। समरकंद और फरगना दोनों के छीन जाने के बाद बाबर की स्थिति एक बेघर प्रवासी की हो गई थी। ठीक, अब उसका अधिकार केवल खोजंद नामक एक छोटे पहाड़ी प्रदेश पर रह गया था। किंतु बाबर चुप रहने वाला नहीं था, क्योंकि भाई महत्वाकांक्षी शासक तो था ही। तो शासन करने की इच्छा और जीतने की इच्छा से प्रेरित होकर पुनः तैयार हुआ और 1499 ईस्वी में फिर से फरगना पर अधिकार कर लिया, जहां पर वो शासक बना 1494 ईस्वी। परंतु इस बार भी भाग्य ने पूरी तरह बाबर का साथ नहीं दिया। फलस्वरूप 1500 ईस्वी में फरगना उसके हाथों से निकल जाता है। बाबर का घुमक्कड़ जीवन एक बार पुनः प्रारंभ हो गया। इसी बीच बाबर ने समरकंद की ओर फिर से कूच करता है, फिर से जाता है, और वहां के उज्बेक सरदार शैबानी खान उज्बेक को पराजित कर समरकंद पर फिर से अधिकार कर लेता है। मतलब जिस समरकंद पर शैबानी खान उज्बेक ने उसको परास्त किया था, फिर उसका अधिकार होता है उसका। समरकंद पर बाबर का ये अधिकार मात्र 2 साल ही, थोड़े समय ही रहा। 8 माह बाद यहाँ पर शैबानी खान उज्बेक ने विशाल सेना के साथ 1502 ईस्वी में सराय पुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर को परास्त करके हमेशा के लिए उसे मध्य एशिया से खदेड़ दिया। यही युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इसी में उसने तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। तुलुगमा,
उज़्बेकों की युद्ध पद्धति है। इसमें क्या होता है कि तोप का भी इस्तेमाल होता है, तोप और बंदूक का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने भारत में हुए हैं। तो बैलगाड़ियाँ जो होती है उनमें तोपों को बांध दिया जाता है। जैसे एक साइड इधर हो गया बैलगाड़ी, एक साइड इधर हो गया बैलगाड़ी, और उन बैलगाड़ियों में तोप रखे जाते हैं और उन तोपों को एक चमड़े के रस्सी से बांध दिया जाता है। बाद में बाबर ने उसमें लोहे की जंजीर से भी बांध दिया था। इसके बाद बीच में जो जगह होता है वो छोड़ दिया जाता है ताकि वहां से आगे घुड़सवार जाकर, पीछे घुड़सवार जाकर हमला कर सके। और ऊपर रखे हुए जो तोप होते हैं वो भी उनको दागा जाता है ताकि उससे गोले छोड़ा जाए। और उससे आगे क्या करते हैं कि उससे खाई कुछ खोद कर उसको खरपतवार से ढक देते हैं ताकि जो शत्रु की सेना है वो सामने आ ना पाए। यही तुलुगमा युद्ध पद्धति थी और इसका शुरुआत शैबानी खान उज़्बेक ने किया था 1502 ईस्वी के सरायपुर में। तो ये कमाल का था। इसके बाद ईरानियों ने बंदूक का बहुत तेजी से विकास भारत में किया। 1514 ईस्वी के चांदेरान के युद्ध में बंदूक का बहुत तेजी से सिलसिला शुरू होता है, लेकिन ये 1510 ईस्वी के गोवा के युद्ध में भी तोप का इस्तेमाल हुआ था। तोप और बंदूक का अगर बात करें तो सबसे पहले इस्तेमाल अगर करें तो विवाद का विषय है, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था और उस समय शासक जो था उसका नाम अल्बुकर्क, उसने गुजरात के शासक यूसुफ आदिल शाह को 1510 ईस्वी के गोवा के युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद 1514 के चांदेरान के युद्ध में इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद 1519 ईस्वी में तो ऊपर बंदूक का इस्तेमाल बाबर ने भारत में पहली बार बाजौरा और भीरा के युद्ध में किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सब में इसका इस्तेमाल करता है। और भारत में विजय का मूल उद्देश्य धार्मिक नहीं था, राज करना था। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो माना जाता है कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो समाज था, उसकी वजह से परास्त हुए, तो ये भी अब अस्पष्ट है। क्योंकि चाणक्य के दौर में भी पता चलता है कि सभी वर्ग के लोग सेनाओं में थे और शूद्र भी शासन करते हुए दिखाई दिए हैं। भारत का पहला जो शूद्र राजवंश वो नंद वंश कहलाता है। इसके बाद जब जब हर्षवर्धन के दौर में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है वेनसा, वो भी बताता है कि उस समय सिंध में जो शासक था वो शूद्र था। इसका मतलब है भारत में जो मुस्लिम राज्य के बुनियाद रखे गए हैं उसका सबसे बड़ा फर्क है युद्धक टेक्नोलॉजी का। इस मामले में राजपूत पिछड़ गए, क्योंकि आप देखिए कि तराइन के युद्ध में तोप और बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसमें एक नई पद्धति का इस्तेमाल हुआ जिसको हम तीर और धनुष बताते हैं। तुर्की तीरंदाज जो थे उन्होंने कमाल का काम किया था। और भारत के जो घोड़े थे वो अरबी नस्ल के घोड़े के मामले में भी पिछड़ गए थे, क्योंकि भारत में जो घोड़े हैं जिनको काठियावाड़ी टट्टू कहा जाता है, उनकी रफ्तार भी उतनी अच्छी नहीं होती है और वो उतने फुर्तीले भी नहीं होते जैसे अरबी नस्ल के घोड़े होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि चाणक्य कम्बोज से घोड़े मंगाया करता था, जो घोड़ों के लिए उस समय प्रसिद्ध था। इसी नाते वो सफल भी रहा। प्राचीन भारत के इतिहास में भी अगर आप बात करें तो अजातशत्रु ने 2 युद्धक यंत्रों का आविष्कार किया था, जिसे महाशिलाकंटक और रथ मुसल के नाम से जानते हैं। और उसी के द्वारा उसने पूरे मगध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। मगध की सत्ता पर मजबूती का सबसे बड़ा कारण यही 2 युद्धक यंत्र थे जिनका आविष्कार उसने किया था। तो रक्षा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आज आप देख लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से भारत की स्थिति बहुत मजबूत है और एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अग्नि मिसाइलें शुरू की, इसका भी बड़ा हाथ रहा कि भारत सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत हुआ। तो यहाँ अगर हम भारत के इतिहास में युद्धक टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज कर दे तो इतिहास के साथ बेईमानी होगा। जो नई व्याख्याएं हो रही हैं उसमें इसको समावेश किया जा रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का भी मामला था।
इसी युद्ध में सैमानी खान उज़्बेक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक, बाबर एक बार पुनः 3 वर्षों तक अर्थात 1502 ईस्वी से 4 तक निर्वासित होकर हारे हुए जुआरे की भांति अपने भाग के परीक्षण के लिए इधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते भारत को पहली बार भारत और उसकी अपार संपदा के बारे में एक बुढ़िया से जानकारी प्राप्त हुई। उसने काबुल की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। एक बुढ़िया से उसको पता चला होगा कि यार भारत में कोई चींटी है जो सोने की अंडे देती है। इस तरीके की कहावतें बहुत प्रचलित रही है और भारत में इस के धन धान्य से प्रपूर्ण था ही भाई, अपार संपदा थी भारत में, इसलिए उसकी नज़र टकटकी यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही थी। चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ अब इसके बाद उसने काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फरगना और समरकंद के निकल जाने के बाद बाबर ने अपना रुख काबुल की ओर आकर्षित कर लिया। इस बार भाग्य ने बाबर का साथ दिया। उस समय काबुल का राजनीतिक उपद्रव चल रहा था, काबुल की स्थिति बहुत खराब चल रही थी। ठीक, बाबर के सबसे छोटे चाचा उलुग बेग के 1501 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र अब्दुल रज्जाक को मुकीन बेग नामक विश्वासघाती ने गद्दे से हटाकर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक, उधर कुंदूज के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय पश्चात उसके बहादुर सिपाही बाबर से आ मिले, जिससे बाबर की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो गई। मतलब कुंदूज के जो सिपाही थे आ गए तो उससे बहुत तेजी से विकास तो हुआ इसका सैनिक रूप से। बाबर ने स्थिति का लाभ उठाकर 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। वह वहाँ का शासक बन गया और इसी समय उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह का खिताब धारण किया। ये नोट करने वाले विषय, इसको नोट कर लीजिएगा। बाबर पूरे विश्व के इतिहास में पहला शासक है जिसने बादशाह का खिताब धारण किया था और महमूद गजनवी पूरे विश्व के इतिहास में पहला शासक है जिसने सुल्तान का खिताब धारण किया था। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सर्वप्रथम शासक था, सुल्तान उपाधि। ठीक, और यहां पर एक दूसरा है बाबर, इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये दो बड़े नाम हैं। यानी इससे पहले मिर्जा का मतलब बता ये दिए कि वफादार मित्र होता है, ये उपाधि धारण करते थे। चले बाबर का विजय का कारवां रथ आगे बढ़ता जा रहा था। अब उसकी महत्वाकांक्षा में भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि लगातार अब विजय उसे मिल रही है, तो उसने फिर से समरकंद का विजय कर लिया। समरकंद काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब उसे आगामी सैनिक अभियानों के लिए तैयारी करने का अवसर मिल गया। मतलब अब समय उसको मिल गया क्योंकि बहुत सारे विश्वसनीय लोग भी उसके साथ जुड़ गए थे। 1507 ईस्वी में उसने कंधार पर विजय प्राप्त कर उसे अपने भाई को सौंप दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश शीघ्र ही कंधार उसके हाथ से निकल जाता है। अब उसने अपना ध्यान समरकंद की ओर लगाया और ये कार्य तो कठिन था, जिस समरकंद को जीतना वो चाहता था, काम बड़ा कठिन था। बाबर ने 1511-12 ईस्वी में ईरान के शाह इस्माइल सफवी की सहायता से समरकंद, बुखारा और खुरासान को जीत लिया। ईरान की सहायता प्राप्त करने के लिए बाबर ने कुछ समय के लिए शिया मत को भी स्वीकार कर लिया था। ये नोट करने वाला विषय, अगर चाहे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया डिजाइन हो सकता है मुगल काल के लिए। अभी तक तो ज़्यादातर लोग ये जानते रहे कि हुमायूं ने शिया मत स्वीकार किया था,
ये तो स्पष्ट है कि मध्य जाता है। और शिया परिवार की एक लड़की थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, उससे शादी भी किया था उसने, लेकिन बाबर ने भी शिया मत स्वीकार किया था। तो दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपने धर्म को भी बदल लिया, यानी अपने धर्म का बात नहीं हुआ, अपने संप्रदाय को बदला। ये मुगल वंश के ज्यादातर शासक सुन्नी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि शिया मत को इसलिए स्वीकार किया कि इनको राजनीतिक सहायता मिल सके, सैनिक रूप से सहायता मिल सके, कूटनीतिक संबंध बढ़े। इस विजय के बाद उसका साम्राज्य ताशकंद, कुंदुज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल, गजनी तक विस्तृत हो गया था। किंतु यह अधिकार भी उसके लिए क्षणिक सिद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात उसके सारे प्रदेश उसके हाथ से निकल गए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलें। काबुल वापस आता है। समरकंद व उसके निकटवर्ती प्रदेशों ट्रांसआक्सियान पर बाबर के अधिकार को क्षणिक सिद्ध हुए। ईरान के शाह के वापस लौटते ही उज़्बेकों ने पुनः उस पर अधिकार कर लिया। ईरान का शाह इसलिए भी मजबूत था कि ध्यान रखे, वही बता रहे हैं कि बंदूक से युद्धों की कला की शुरुआत करने वाले सबसे पहले ईरानी थे, इसीलिए वो ज़्यादा सफल रहे थे। 1512 ईस्वी में उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खान को बाबर को परास्त कर समरकंद से खदेड़ दिया गया, यानी उबैदुल्ला खान ने बाबर को परास्त करके खदेड़ दिया था। इस प्रकार धीरे धीरे बदकसा को छोड़कर सारे प्रांत उसके हाथ से निकल गए। अतः बदकसा का प्रबंध खान मिर्जा को सौंपकर बाबर 1513-14 में काबुल लौट गया। अतः जब बाबर ने यह देखा कि उत्तर पश्चिम इलाके में उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो उसने दक्षिण पूर्व की ओर अथवा भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर दिया। ये वही मतलब कि सारे जो इलाके थे वो लगातार उसको होता गया, इसलिए अब उसकी स्थिति तो खराब थी। अब भारत ही एकमात्र ऐसा जगह था जहां वो अस्थायी रूप से अपना ठिकाना तलाश रहा था। तो भारत के विजय अभियानों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।